इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा अरे भैया जी ये तो एक ही वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए और समझ में भी आ गए। अब हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं करूं क्या। हार्डेस्ट चैप्टर तो मैं इसी को मानता था और ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो ऐसा कुछ तुम लोगों के साथ भी होने वाला है। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखो और हम लोग एकदम कहानी की तरह सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। और अंग्रेजी का चमत्कार नहीं दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को कि सारा तुम्हें क्वेश्चंस रीड कर करके सुना दिया, तो वो नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से आसान भाषा में समझ में आएगा कि आखिर किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन तुमसे मांग क्या रहा है और उसका जवाब कैसे लिखना है तुम लोगों को। तो चलो यार शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यार फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और अगर इस क्वेश्चन को तुम गलत करके आ गए ना एग्जाम में तो एग्जामिनर तो सबसे पहले रुकेगा और तुम्हारे सारे नेशनलिज्म इन इंडिया वाले से एक एक नंबर घटाएगा और बोलेगा ये चोमू नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़कर आया लेकिन सत्याग्रह नहीं जान रहा है। तो ऐसे लेवल का इज्जत बचाऊ क्वेश्चन है ये, इसी वजह से इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये तुम कहीं पर भी किसी भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए उसमें बैठा सकते हो, घुसा सकते हो किसी भी तरीके से, और एक दो नंबर इससे एक्स्ट्रा तुमको मिल जाएंगे। तो इसी वजह से ये फर्स्ट रखा गया है। अब ये 2 मार्कर का आ सकता है, फिर 3 मार्कर का आ सकता है। जिस मार्क्स का है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतने पॉइंट उठाकर लिख देना। मैं तुम लोगों को पहले एक स्टोरी सुना देता हूँ कि आखिर ये सत्याग्रह था क्या, कौन लाया इसको, कैसे क्या हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग एक सैंपल आंसर देख लेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग। तो यार सत्याग्रह की बात की थी गांधी जी ने, इनके बारे में तुम लोगों को पता ही होगा। गांधी जी यार अफ्रीका से आए थे, वहां पर करिया गोरे के बेसिस पे डिवीजन हो रहा था। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि ये फेरो लवली के बेसिस पे डिवीजन क्यों हो रहा है, आखिर ये लोग भी तो इंसान ही हैं, इन लोगों को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, काले हो चाहे गोरे हो, इंडियन हो चाहे अफ्रीकी हो, सबको एक जैसा ट्रीट करो भैया, ये क्या है फेरो लवली। इसी वजह से गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह किया था और वहां पर इंडियंस और अफ्रीकन्स की आवाज उठाने के बाद वो वापस आ रहे थे इंडिया। और इंडिया में उन्होंने देखा कि अरे यार यहाँ पर तो और गजब प्रॉब्लम चल रही है, उससे भी बड़ा बवाल हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने सत्याग्रह वाले सिस्टम को अपने यहाँ पर भी अपनाया। अब भैया सत्याग्रह क्या होता है ये बता दो। तो यार सत्याग्रह ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब होता है यार ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है कि प्यार से फर्मली अपनी बात को रखना। तुम लोग टीचर से, प्रिंसिपल से आग्रह करते हो और अपने चुटपुटिया दोस्तों को आदेश देते हो या फिर बातचीत करते हो, समझे। तो जो फर्मली पोलाइटली अपनी बातों को रखा जाए उसे हम लोग आग्रह कहते हैं। अब दोनों को मिला दो तो बनता है सत्याग्रह, मतलब कि शांति से पोलाइटली अपनी बातों को रखना, जो कि सत्य बात है। अब यार गांधी जी कहते थे ना कि लड़ाई झगड़े से फायदा तो हो नहीं रहा है हम लोगों का, और लड़ाई झगड़े कमजोर लोग करते हैं। उनके हिसाब से ये था कि लड़ाई झगड़े कमजोर लोग करते हैं और क्षमा करने का जो टेंडेंसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों में होता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम लोगों को पावरफुली बिहेव करना चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को मजबूत करके और शांति से बताएंगे, शांति से अपनी बातों को रखेंगे, तो जो ऑप्रेसर है यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं जो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऑप्रेसर मतलब जो लोग ऑप्रेस कर रहे हैं, मतलब जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें हम लोग अंग्रेजी में ऑप्रेसर कहते हैं। तो जो ऑप्रेसर हैं हमारे, जो कि ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, वो अपने आप में सोचेंगे, उनके मन में, उनके कॉन्साइंस में, उनके अंदरूनी दिल में ये ख्याल आएगा कि यार सामने वाले ने मेरा बिगाड़ा क्या है, उसकी बात तो सही ही है। और ऑप्रेसर को भी समझ में आ जाएगा कि उससे वो गलत काम नहीं करना चाहिए और ऑप्रेसर तंग करना बंद कर देगा। मतलब कि शांति से अपनी बात उठाओ, कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, ऑप्रेसर के कानों में भरते रहो, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ऑप्रेसर सोच ही लेगा कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, बात तो इनकी सही है। तो यार यही था सत्याग्रह, कि शांति से अपनी बातों को रखना। अगर कम नंबर 2 नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन आए, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आए, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। अब इसका एक सैंपल आंसर तुम लोगों के सामने है कि सत्याग्रह इज द नॉन वायलेंट वे ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर। द नोशन ऑफ सत्याग्रह अंडरस्कोर द पावर ऑफ ट्रुथ। मतलब कि जो सत्याग्रह था वो एक प्रिंसिपल पर काम करता था, पावर ऑफ ट्रुथ के प्रिंसिपल पे, कि ट्रुथ में यार पावर है और वो एक ना एक दिन ऑप्रेसर भी एक्सेप्ट कर लेगा कि वो गलत कर रहा है। यही था बेसिक प्रिंसिपल सत्याग्रह का। इतना समझ में आ गया। अब तुम्हारे एग्जाम में जितने नंबर का ये क्वेश्चन आए, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, उसी के हिसाब से यार पॉइंट और बैठा देना। अब जैसे अगर यही 3 मार्क्स में आता तो तुम इसको पॉइंट करके 3 पॉइंट बना देते और 1 पॉइंट में गांधी जी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देते, आंसर लंबा हो जाता
और बेसिक जो तुम्हारा सत्याग्रह का रियल मीनिंग है वो तुम्हारा यहाँ पर 2-3 पॉइंट में अच्छे से समझ में आ जाता। तो तुम लोगों को अच्छी सी कहानी समझ में आ गई। पचालियो सत्याग्रह क्या होता था, कैसे कहानी है, गांधी जी क्या करते थे, क्यों करते थे, ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गई है ना। अब एग्जाम के लिए छोड़ दो, वहां पर तुमको आ जाएगा आराम से। आंसर रटने की जरूरत नहीं है यार, बस समझ लो उतना ही काफी है। अपने आप 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो चलो यार आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है चंपारण मूवमेंट क्या है भैया जी ये बताओ। तो यार सत्याग्रह ना, गांधी जी ने यहाँ पर 3 सत्याग्रह किए थे इंडिया में, जो तुम लोगों के सिलेबस में। और जैसा शुभम मैम कहती हैं कि CAK, केक से तुम लोग इसको याद कर सकते हो। C से चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। ये 3 ही सत्याग्रह हुए थे। तो इससे तुम लोग अगर याद रखोगे तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कि वो 3 जगह के नाम कौन कौन से थे। वरना एग्जाम टाइम में दिमाग में मेरठ, रांची, गुड़गांव, चौरी चौरा यही सब घूमने लगता है और याद ही नहीं आता है कि मेन सत्याग्रह हुए कहाँ कहाँ थे, तो लिखे किस बारे में। तो यार इससे तुम लोगों को याद रहेगा कि आखिर वो 3 जगह कौन सी थी और उनका एग्जैक्ट नाम क्या क्या था। तो यहाँ पर C की बात हो रही है, यानी चंपारण की। तो यार चंपारण की स्टोरी सुन लो। तो यार चंपारण में ना इंडिगो प्लांटर्स थे। इंडिगो मतलब नील, जो तुम लोगों को पता होगा। इंडिगो एक प्लांट है, उसी से नील बनता है। अब इंग्लैंड में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी, इसी वजह से अंग्रेज इंडिया में आके जो फार्मर्स थे उन पर दबाव मारते थे, कोड़े मारते थे कि अरे अपने खेत में उगाओ तुम जितना उगा सकते हो नील, वरना बहुत मार पड़ेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को हम लोग मारते रहेंगे हमेशा। इसी वजह से बेचारे फार्मर्स जो थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि जो खेत होता है ना वो इंडिगो की खेती के बाद बहुत मुरझा सा जाता है, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है। इंडिगो की खेती के बाद उस खेत को 1-2 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी वापस बना सके, अपनी पैदावार, अपनी जो गुणवत्ता है, मतलब अपने जो न्यूट्रिशंस हैं वो फिर से रीगेन कर सके। क्योंकि ये जो इंडिगो प्लांट है वो बहुत सारी न्यूट्रिशन, बहुत सारी फर्टिलिटी चूस लेता है खेतों से। सो ये एक मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंग्रेज लोग फोर्स कर रहे थे फार्मर को कि तुम लोग हर साल हमेशा 24 घंटे 365 डेज तुम इंडिगो की ही खेती करो और सारी चीजें छोड़ दो। अब इससे क्या हो रहा था यार कि जो बेचारे फार्मर्स के छोटे मोटे खेत थे ना, वो एक तो दिक्कत में आ रहे थे कि उसमें फिर धीरे धीरे पैदावार ही नहीं हो रही थी, अच्छी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। दूसरी बात ये हो रही थी कि उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब साल भर इंडिगो उगा रहे हैं और उसका अच्छा वेज नहीं मिल रहा, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीबी में दिन कट रहे हैं। और साथ में एक और प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो के नाम पे ना यार वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स थे ना, उन्होंने सारे खेत कब्जिया रखे थे छोटे मोटे फार्मर्स की। उन्होंने कहा कि यार अब डिमांड आ रही है तो सारे खेत तुम मुझे दे दो और सारे खेत अब मेरे अंडर में रहेंगे। अब लैंड लॉर्ड जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या करते थे, षड्यंत्र रचते थे कि जो भी छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनसे जबरदस्ती उनका खेत ले लिया और उसी में उन्हीं फार्मर से इंडिगो उगाए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अब यार ये बहुत बड़ी दुविधा थी, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो ना घर के रहे ना घाट के, मतलब अब खेत भी हम लोगों का नहीं है और इस पे दिन रात मेहनत भी करनी पड़ रही है, खेत भी जा रहा है, फर्टिलिटी भी जा रही है। तो यार चारों प्रॉब्लम्स हो जा रही थी उनको। इसी वजह से गांधी जी आते हैं वहां पर बीच में, उनको उड़ते उड़ते एक खबर आई। 1916 में यार गांधी जी इंडिया में थे, ठीक है। 1916 में यहाँ पर एक फार्मर थे जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। वो गांधी जी के पीछे पड़ गए कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है और आप आइए और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो गांधी जी ने शुरुआत में तो कर दिया मना। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा इंडिया को और एक्सप्लोर करूंगा और देखूंगा कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्रिटिशर्स आखिर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो। और 1917 में गांधी जी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए और चंपारण में उन्होंने प्रॉपर मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा चंपारण मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर वो यार शुरुआत में आए और वो बैठ गए धरने पर और उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप हमें धरने से तो हटा नहीं सकते हो, ये हमारा राइट है, क्योंकि लॉयर तो वो थे ही, लंदन से पढ़कर आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें शांति से अपनी बात कहने पर नहीं रोक सकते हो, हम लोग सत्याग्रह कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं शांति से, तो वो तो हम लोगों को करने दो। और धीरे धीरे करके सभी फार्मर गांधी जी के साथ हो लिए कि चलो यार एक आया है कोई हम लोगों की मदद करने, उसी के साथ हो लेते हैं, वैसे भी हम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा था। तो गांधी जी के साथ सारे फार्मर आ गए, आसपास के सभी फार्मर्स आ गए, एक बड़ा इशू बन गया। सारे रिपोर्टर गांधी जी की क्लिक क्लिक फोटो लेने लग गए, इंस्टाग्राम पर डालने लग गए और उससे क्या हुआ, गांधी जी फेमस हो गए, रील्स बन गई और ये इशू बड़ा होने लग गया।
अब वहां पर जो अंग्रेज थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी परेशान हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि लोकल लेवल पर तो ये एक्सप्लॉयटेशन चलता था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर, नेशन के लेवल पर ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं चलता, क्योंकि कानूनी रूप से तो आप एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकते हो ना फार्मर्स को। उनका जो राइट है, उनका जो वेजेस है, उनके जो पैसे हैं, उनकी जो तनख्वाह है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। तो गांधी जी ने यहाँ पर एंड में सत्याग्रह का क्या रिजल्ट निकला था कि जो वेजेस उन लोगों को मिलने चाहिए थे, फार्मर को उनके काम करने की, वो वेजेस उन्हें दी गई थी और उनके खेत वापस छोड़ दिए गए थे। तो यार ये सब अलग कहानी है, रिजल्ट वगैरह के बारे में तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, और फालतू में मैं तुम लोगों को ये स्टोरी इसी वजह से सुना रहा हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में कम से कम इतनी स्टोरी रहेगी, तो एग्जाम में ये याद आ जाएगा कि हाँ, चंपारण मूवमेंट इंडिगो के लिए हुआ था और गांधी जी ने इसको 1917 में किया था। बस इतना याद रहे, वही काफी है। ये बाकी सब कहानी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये हम लोगों का इसका निष्कर्ष निकलता है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था और ये इंडिगो प्लांटर्स को उनका हक दिलाने के लिए हुआ था और गांधी जी ने किया था। ये पहला सत्याग्रह था इंडिया में, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लियो। हाँ, तो चंपारण मूवमेंट का ये रहा एक सैंपल आंसर जो तुम लोगों को एक बार पढ़ लेना है। चंपारण मूवमेंट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन 1916। नहीं यार, 17 में हुआ था। 16 यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, क्योंकि यार 16 में ना सिर्फ प्लानिंग हुई थी, गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया था। 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था। एग्जाम वगैरह में 1917 ही लिखना, और एग्जाम में 1917 लिखकर आएगा भी, ठीक है। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी बिहार में और उन्होंने वहां पर किया था। मैप में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि चंपारण देश में कहां पर है। मैप क्वेश्चन के लिए ये याद कर लेना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है खेड़ा मूवमेंट के बारे में। खेड़ा मूवमेंट के बारे में। अब यार CAK, केक में तुम लोगों को यहाँ पर के से खेड़ा होता है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो छोटी सी स्टोरी है, वो सुन लो। खेड़ा में भी यार ना फार्मर्स थे, छोटे मोटे फार्मर्स थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। लैंडलॉर्ड जो बड़े पैसे वाले लोग रह रहे थे वहां पर, भले ही वो इंडियन हो, लेकिन फिर भी वो फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे अंग्रेजों के साथ मिलकर। कैसे किया जाता था कि उनको वेजेस नहीं दी जाती थी, उनसे ओवर टाइम काम करवाया जाता था, मेहनत करवाई जाती थी, और उनको एक तरीके से डेप्थ ट्रैप में फंसा के रखा जाता था। उनका खेत चुरा लिया जाता था, और इसी डेप्थ ट्रैप में खेड़ा के जो फार्मर्स थे वो बुरी तरीके से फंस गए थे। तो स्टोरी क्या हुई थी ना कि 1918 चल रहा था, और 1918 में क्या हुआ था, एक बीमारी फैली थी, प्लेग। वो चूहों की वजह से होती है, और उससे बहुत लोग मर रहे थे उस टाइम पर इंडिया में। वो एक तरीके से महामारी थी जो इंडिया में फैली थी, एक एपिडेमिक था। तो यार उसमें क्या हुआ ना कि जो फार्मर्स थे वो भी तो इंसान ही हैं, उनको भी बीमारियां होने लग गई, लोगों पर जान का खतरा बनने लग गया कोरोना टाइप से, और अचानक से लोग मरने लग गए। अब इसकी वजह से ना फार्मिंग थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि प्रॉब्लम है, अब जान पर बन रही है तो खेती कौन करेगा। इसी वजह से उस टाइम पर क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब कि जो चूहे वगैरह थे वो इंसानों के साथ साथ क्रॉप को भी खाने लग गए। और क्योंकि इंसान वहां पर तब ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बीमारी चल रही है, महामारी है, तो खेत बोने थोड़े ना जाएंगे अपनी जान पर खेल के। इसी वजह से वहां पर क्रॉप फेलियर हो गया, और वहां के लैंडलॉर्ड्स उन्हें परेशान करने लग गए और उनसे हाई रेवेन्यू मांगने लग गए। अब बेचारे फार्मर्स जिनकी खेती अच्छे से हुई नहीं, महामारी से परेशान है, अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी इंडिया में, और खाना एकदम अच्छे से नहीं हो पाता था क्योंकि अंग्रेज ही परेशान करके रखे थे। तो क्रॉप फेलियर हुआ, खाने की कमी है, फेमीन है, एपिडेमिक है। अब ऐसे में यार हाई रेवेन्यू कैसे दें ये बेचारे फार्मर्स। इसी वजह से गांधी जी ने उनकी पुकार सुनी और वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने एक सत्याग्रह किया खेड़ा के जो फार्मर्स थे उनको न्याय दिलाने के लिए। सो यही था पूरा खेड़ा मूवमेंट, जो कि 1918 में हुआ था, और जो कि पीजेंट्स के लिए हुआ था, फार्मर्स के लिए हुआ था, जो कि हाई रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू क्रॉप फेलियर। तो ये याद रखना, दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो चिपका देना अगर इससे रिलेटेड होगा तो। अब यार चंपारण की बात हो गई, खेड़ा की बात हो गई, अब अहमदाबाद की भी बात कर ही लेते हैं। CAK चंपारण का तुम लोगों को पता चल गया किसके लिए हुआ था, इंडिगो के लिए। खेड़ा का पता चल ही गया, क्रॉप फेलियर की वजह से। अब यार अहमदाबाद में ना ये फार्मर्स के लिए नहीं बल्कि कॉटन मिल वर्कर के लिए इन्होंने किया था सत्याग्रह।
ये भी लगभग उसी टाइम की बात है, 1918 में ये भी हुआ था, अहमदाबाद का सत्याग्रह भी। यहाँ पर भी क्या हुआ था ना यार, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको परेशान किया जा रहा था, उनको वेरी लो वेजेस दिए जा रहे थे, कोई बोनस नहीं मिलता था उनको, साल भर काम करते रहो कोई भी बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, कोई छुट्टी उतनी नहीं मिलेगी, दिवाली में तुम लोगों को खर्ची नहीं मिलनी है, और साथ में उनसे बहुत लो वेजेस पे काम करवाया जा रहा था, एंड लिविंग कंडीशन एकदम अच्छी नहीं थी। तो गांधी जी ने उन लोगों की भी आवाज उठाई और सब लोगों को जोड़कर वो पहुंच गए अहमदाबाद और वहां पर जाकर सत्याग्रह करने लग गए, मतलब हड़ताल करने लग गए, भूख हड़ताल करने लग गए, वहीं पर बैठ गए सब लोगों के साथ। अब क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी चैंपियन टाइप के देखे जा रहे थे इंडिया वालों के नजर में, क्योंकि उस टाइम पर जो गरीब लोग थे, जो छोटे मोटे लोग थे, उन लोगों को यही लगता था, जो इंडियंस थे उन लोगों को यही लग रहा था कि चलो कम से कम इस इंसान ने एक दो बार अंग्रेजों को हरा तो दिया है, कम से कम एक दो बार अंग्रेजों ने इसकी सुनी तो है। इसी वजह से धीरे धीरे करके सभी जो इंडियंस थे वो गांधी जी का हर बात पर सपोर्ट करने लग गए थे, जो गांधी जी बोलते थे वो लोग कर देते थे। अब अहमदाबाद की जब प्रॉब्लम आई तो गांधी जी वहां गए और सत्याग्रह करने लग गए, शांति से बैठकर हड़ताल करने लग गए और भूख हड़ताल वगैरह शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो साथ मिलकर आ गए गांधी जी के साथ। आसपास के जितने भी मिल्स वगैरह थे, वहां के जितने भी वर्कर्स थे, वो अपना काम धंधा छोड़कर गांधी जी के पास आकर बैठ गए कि अब काम तो हम लोगों से होने से रहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें अच्छी लिविंग कंडीशन, हमें बोनस नहीं मिलेगा, हमें अच्छे वेजेस नहीं मिलेंगे, तब तक हम लोग जाने से रहे, जो करना है कर लो। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा, जो वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के ओनर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि यार जितने देर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं उससे हम लोगों का जितना नुकसान हो रहा है उससे बहुत ही कम नुकसान होगा अगर हम लोग इनको अच्छे बोनस दे दें और इनको थोड़ी सैलरी बढ़ा कर दें। तो आखिर में वही हुआ जो होना था। अहमदाबाद में जो वर्कर्स थे उनको अच्छी लिविंग कंडीशन मिल गई और उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, उनको अच्छी सैलरी मिलने लग गई और बोनस वगैरह का वादा कर दिया गया। तो ये था यार अहमदाबाद के बारे में। तो यार अगर अहमदाबाद मूवमेंट या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों हुआ था, 1918 का सत्याग्रह क्यों हुआ था अहमदाबाद में, ये सब पूछे तो बोल दीजो कि अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के लिए सत्याग्रह हुआ था, अच्छे वेजेस, अच्छी लिविंग कंडीशन देने के लिए। तो बस यार इतना ही था, तीनों सत्याग्रह तो तुम बचा चुके, अब खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण। अब और बचा ही क्या है चैप्टर में यार, कंप्लीट सारा चैप्टर बचा लियो हो तुम। अब छोटी मोटी चीजें बची हैं, बाकी एग्जाम में तुम्हारे अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने थे वो तुम समझ चुके हो, उसका टेंशन ना लो। तो यार इस सीरीज में तुम्हारे साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो तो बन ही जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम लोग भी पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने साइड से भी क्वेश्चन वगैरह लगाया करो। और सीबीएसई वालों ने तो निकाल दिया है तुम्हारा कि सब्जेक्टिव आएगा, इसी के हिसाब से कई पब्लिकेशन वालों ने अपने अपने सैंपल पेपर वगैरह भी छाप दिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई बुक है जिसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो उससे अभी से सॉल्व करो, एग्जाम के आखिरी दिन तक का इंतजार मत करो कि उसी दिन बैठ के बनाएंगे। और अगर तुमने कोई बुक परचेज वगैरह नहीं की है तो लेटेस्ट कोई ले लेना, नेशनल लेवल पब्लिकेशन की बुक लेना। और एक 36 सैंपल पेपर करके बुक आती है ओसवाल पब्लिशर्स की, तो उन लोगों की हर साल बुक रिलीज होती है और करीब 36 सैंपल पेपर रहते हैं तुम्हारे सभी सब्जेक्ट से, 6-6, 8-8 सैंपल पेपर रहते हैं, तुम लोग उसको भी देख सकते हो। सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन रहता है, एक ही बुक में सारे सैंपल पेपर मिल जाते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस में करीब वो 300 के आसपास उसका प्राइस रहता है, तो तुम लोग उसे भी देख सकते हो। अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस में चल रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके तुम लोग परचेज वगैरह कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है इसका मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं है वो, तो फिर रहने देना। लेकिन अगर मिली होगी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में दिखेगी तो मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा। तो बस क्वेश्चन वगैरह अपने साइड से बनाते रहो, अगर नहीं है तो परचेज कर लो और बस प्रिपरेशन करते रहो, और क्या। अब फिर से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक चीज आ जाती है यार यहाँ पे, मार्शल लॉ। वाई मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर। अब मैं यार कहानी की तरह अगर तुम लोगों को समझा रहा हूँ तो आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद, वो थोड़ा काम का है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये सभी इंसिडेंट को एक कहानी की तरह समझा है। थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा है, काम का है, यूजफुल है, उसको देख लेना। उसमें हम लोगों ने इन सभी इंसिडेंट को एक साथ कहानी की तरह एक धागे में पिरोकर देखा है, एनसीईआरटी माता के पैर छू छू कर, मतलब एनसीईआरटी माता भी सामने ही वहां पर थी।
तो ये चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को हो जाएगी वो वीडियो देखने के बाद। अभी मैं पूरी कहानी तुम लोगों को नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब थोड़ा तो इज्जत करो इस वीडियो का कि क्वेश्चन पर फोकस करते हैं ज़्यादा, कहानी कितनी सुनाऊँ तुम लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, वाई मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर। अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों इम्पोज हुआ था। तो एक छोटी सी कहानी है अमृतसर वाली, सुनी लो यार। अब तुम बैठे हुए हो, अब क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा ना, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। अब देखो यार, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी बातें फैलने लग गई थी पूरे इंडिया में। लोगों को लगने लग गया था कि हाँ, अगर गांधी जी यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी ये इशू दूर हो जाएगी, हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी ये अंग्रेजों से। मतलब इंडिया लेवल पर कोई नहीं सोच रहा था, सब अपना ही अपना सोच रहे थे कि हाँ, मेरे गाँव में अच्छी से खुशहाली आ जाएगी अगर गांधी जी यहाँ आके सत्याग्रह कर दें तो। ऐसे ऐसे लोग अपना छोटा छोटा अपना रीजन वाइज सोच रहे थे। इंडिया की बात तो आई ही नहीं है अभी, इंडिया के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, वो हम लोग का अभी टॉपिक है नहीं। तो यार यहाँ पर इंडिया में छोटे छोटे रीजन में लोग सोचने लग गए थे कि हाँ, अगर गांधी जी आकर यहाँ सत्याग्रह कर दें तो अंग्रेज लोगों को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी, मतलब हम लोगों को न्याय मिलेगा अगर गांधी जी यहाँ आ जाएं तो। अब यार ये अंग्रेजों को भी पता चलने लग गया और अंग्रेजों ने सोचा कि ये गांधी ना यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ सत्याग्रह करने बैठ रहा है, ये हड़ताल कर रहा है और कानून पढ़ा रहा है हम लोगों को, क्योंकि लॉयर तो है ही वो। इसी वजह से अंग्रेजों ने सोचा कि एक नया कानून ही ले आओ जिससे कि ये जो शांति से बैठ के आंदोलन वाली बात है ना, वही खत्म हो जाए और वो इलीगल हो जाए। मतलब कि जो शांति से आंदोलन करके जो इरिटेशन हम लोगों को पैदा हो रही है, जिससे हम लोगों को अपने कानून वापस लेने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही चली जाए। तो रॉलेट एक्ट में बेसिकली दो चीज़ यहाँ पर सामने आई थी कि रॉलेट एक्ट से जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेजी पुलिस फोर्स थी, वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते थे, उनको जितना चाहे मारपीट कर सकते थे और 2 साल तक उन्हें बिना ट्रायल के अंदर रख सकते थे, गिरफ्तार करके रख सकते थे। ट्रायल क्या होता है यार? ट्रायल मतलब कि कोर्ट के सामने पेशी। कोर्ट के सामने जब पेशी होती है तो उसे ट्रायल कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। अभी तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि उस टाइम पर तो जज भी वही करली हेयर वाले कैप्टन जैक स्पैरो टाइप के अंग्रेजी जज रहते थे, तो आखिर उनसे फायदा क्या होता था इंडियंस का? तो यार बेसिकली अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो किसी भी कंट्री में अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो उस कंट्री के लिए गवर्नमेंट नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी बातें, उसके रूल्स रेगुलेशंस वो सब फैलती रहती हैं और हर गवर्नमेंट को वर्ल्ड लेवल पर अपना एक स्टैंड लेना पड़ता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ पर सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलता है। ये सब चीज़ें कहनी पड़ती हैं जिससे कि एक कंट्री अच्छी दिखे, पूरे विश्व के नज़रों में एक कंट्री अच्छी दिखे। तो उस टाइम पर क्योंकि अंग्रेज थे इंडिया में, तो उन्होंने एक जुडिशरी सिस्टम बैठा कर रखा था। जुडिशरी में यार प्रॉपर उन्होंने कोर्ट्स बना रखे थे और वो पूरे दुनिया को इसी बात से उल्लू बनाते थे कि हमारे यहाँ पर अच्छे खासे कोर्ट्स हैं और वहाँ पर अच्छे खासे फैसले होते हैं। अब वहाँ पर ये लोग छेड़खानी उतनी कर नहीं पाते थे जो अंग्रेज थे, भले ही वहाँ पर जज अंग्रेज हो, लेकिन वो अंग्रेजों के समर्थन में फैसला सुना नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में, किसी भी कोर्ट में कोई भी डिसीजन होता है वो प्रॉपर नोट किया जाता है, वो पूरा मीडिया के सामने आता है, वो पूरे वर्ल्ड के मीडिया के सामने आता है कि अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ है तो वो किस बेसिस पे लिया गया है, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसी वजह से जो इंडियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पास सिर्फ बचने का एक ही रास्ता रहता था कि कोर्ट चले जाएं। कोर्ट में जाने से कम मारपीट कम हो जाती थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि पुलिस वहां पर कोर्ट के सामने कुछ मारपीट कर नहीं सकती, और साथ में कानून के किताब के हिसाब से उनको न्याय मिल जाता था। अब यही इंडियंस की थोड़ी बहुत ताकत थी, अब वो भी उनसे छीन ली गई थी कि किसी को भी 2 साल तक कोर्ट के सामने लेकर ही नहीं जाएंगे, यहीं पर कूटेंगे, यहीं पर हाथ पैर तोड़ देंगे और 2 साल तक तुम बुढ़ा भी जाओगे, सारा आज़ादी का ख्वाब चला जाएगा 2 साल में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट में ये प्रॉब्लम थी, दूसरी सत्याग्रह इलीगल हो गया था। ये भी एक नई खबर है, ये भी दिमाग में रखो कि सत्याग्रह इलीगल हो गया था और 2 साल तक बिना ट्रायल के अंग्रेज लोग पकड़ सकते थे। अब ये दोनों खबर सुनते ही गांधी जी को लगा अब हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी आज़ादी का आंदोलन टूटा फूटा चल रहा है वो पूरा ही बंद हो जाएगा, सब पकड़ के जेल में चले जाएंगे। इसी वजह से गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग 6 अप्रैल को 1919
6 अप्रैल 1919 में हम लोग एक प्रॉपर हड़ताल करेंगे, जहाँ पर जितने भी एसोसिएट्स हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं या फिर थोड़ा बहुत रिलेशन में हैं, वो सब अपनी रिलेशन तोड़ दो, सारी दुकानें बंद कर दो और एक साथ मिलके जितने भी इंडिया के लोग हैं जो आज़ादी चाहते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, वो सब लोग एक साथ मिलकर एक आंदोलन करो, एक हड़ताल करो और शांति से अपने घरों में बैठे रहो। इन लोगों का सपोर्ट मत करो, किसी भी काम में मत करो। अब गांधी जी का सपोर्ट तो हो रहा था उस टाइम पर, तो ऐसा ही हुआ, सारी चीजें बंद कर दी गई, दुकानें बंद हैं, सभी लोग जहाँ हैं तहाँ बैठे हुए हैं और सारी चीजें एकदम ठप पड़ी हुई हैं, लॉकडाउन लग रखा है। अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों को इरिटेशन होने लग गई कि ये लोग बंद क्यों कर रखे हैं, हम लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, रुक रहा है सारा काम, इनको काम करना चाहिए फिर से। इसी वजह से अंग्रेज लोग और रूडली पेश आने लग गए, किसी आनी बिल्ली कम मनोचे वाला वही बात हो रहा था। तो मतलब अंग्रेज लोग और लाठी वगैरह ले लिए और फिर जितने भी शांति वाले लोग थे उनको मारने लग गए। ऐसा बढ़ने लग गया, मतलब उनकी जो प्रताड़ना थी वो बढ़ने लग गई। 2-3 दिन के अंदर हर जगह लोगों को मारा जाने लग गया और अंग्रेज लोग जहाँ पे भी इंडियंस को देखते मारने लगते। इंडिया में तो लोग रहते ही हैं मतलब झगड़ालू। अब अगर इंडिया वालों को मारोगे तो इंडिया वाले भी मारेंगे, भले ही कम मारे लेकिन मारेंगे तो जरूर। इसी वजह से क्या हुआ कि पुलिस वाले और इंडियंस में लड़ाई भी छिड़ने लग गई, लड़ाई होने लग गई दोनों के बीच में। और इससे क्या हुआ, जगह जगह पर दंगे होने लग गए, राइट्स होने लग गए। और अंग्रेजों ने यही देखकर, मतलब उकसाना तो चाह ही रहे थे अंग्रेज, और यही देखकर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब कि कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू में क्या होता है कि कोई भी कहीं पे भी नहीं निकल सकता और सब पुलिस का ही राज रहता है। कोर्ट वगैरह में जाना तो दूर की बात है, हर जगह रोड पर पुलिस ही तुमको मिलेंगी और वहीं वहां पर ठोक ठाक के तुम लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट वगैरह की बात तो छोड़ ही दो। तो इसी वजह से 10 अप्रैल में जो दंगा हुआ, जो अंग्रेजों और लोगों के बीच में छोटा मोटा दंगा हुआ, जलियांवाले बाग हत्याकांड की अभी बात नहीं चल रही है, उसको अभी अपने ख्वाबों के परिंदों को अभी शांत रखो, वो आगे होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। छोटे मोटे ही दंगे अभी हो रहे हैं। तो ये सब देखकर चुपके से वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, कि जिससे कि कोर्ट वगैरह का सिस्टम हटे और एक तरीके से पूरा कर्फ्यू वाला माहौल हो जाए। साथ में गांधी जी को दिल्ली आने से भी रोक दिया गया, क्योंकि अगर कोई बड़ा लीडर आता तो वो लोगों को एकजुट करके प्रोटेस्ट कर सकता था। सो इसका प्रॉपर आंसर होगा, local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was not allowed to enter Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession that culminated widespread attacks on banks, post office and railway station. So martial law was imposed. So 10 अप्रैल को हो गया इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में दंगा। इसी वजह से दंगे और भड़क गए और फिर आखिर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और एक और बात, ये मार्शल लॉ लगाने के बाद भी किसी को सूचना नहीं दी गई कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है। चुपके से खाली मार्शल लॉ लगा दिया गया, इंडियंस को ये बताया तक नहीं गया कि मार्शल लॉ लग चुका है। इससे क्या प्रॉब्लम हुई, जलियांवाला बाग हुआ इसी वजह से ये वाली कहानी को याद रखो। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज महात्मा गांधीज रिएक्शन ऑन रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी का क्या रिएक्शन होगा, गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि अब हड़ताल करेंगे, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि रॉलेट एक्ट को सुनते ही उन्होंने कहा कि अब हम लोग नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे बड़े स्केल में, और एक स्ट्राइक से ये शुरू होगा जो कि होगा 6 अप्रैल को, जो कि इन्होंने किया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। सर सितंबर 1920 में कांग्रेस के सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मंजूरी मिल गई थी नेशनल लेवल पर। कांग्रेस के लीडर्स ने भी इसको सपोर्ट किया था और इस सेशन में बेसिकली यही हुआ था कलकत्ता सेशन में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था नेशनल लेवल पर। सो इस बात को दिमाग में याद रखना। और इसका एक सैंपल आंसर ये है। और यार एक तो ये झिलमिल हो रखा है पीपीटी, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा इरिटेशन हो रही होगी, झिलमिल उड़ रहा है क्वेश्चन, फिर माले वगैरह उड़ रहे हैं, डांसिंग गर्ल्स हाथी वगैरह उड़ कर आ रही हैं, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इससे। बनाया मैंने बहुत प्यार से था कि तुम लोगों को थोड़ा और प्रेजेंटेबल, थोड़ा अच्छा लगेगा,
लेकिन अभी तो मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, सही है कि नहीं। मेहनत लगी थी तुम लोगों के लिए, तो सोचा कि इसको हटाते क्यों है, हर स्लाइड पे वापस हटाना पड़ता है इन्हें, इसी वजह से इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी अगर प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो ना, इतनी देर से क्यों बैठे हुए हो शांति में, लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अच्छा ही लग रहा है तो कमेंट करो ना कि अच्छा लग रहा है वीडियो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कई सारे वीडियोस लाओ। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो कर लो सब्सक्राइब। 10th में हो अभी, 10th के वीडियोस अच्छे अच्छे आते हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं आते हैं। सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारा ही भला होना है, नंबर आने हैं। एंड चुटपुटिया दोस्तों को शेयर कर दोगे तो उनका भी भला हो जाएगा। फ्री में खुशियाँ बांटो, मतलब पुण्य का नाम सुने हो ना। अब टर्म 1 के एग्ज़ाम के बाद बस पुण्य ही तो है तुम्हारे हाथ में, पढ़ाई लिखाई से तो फ़ायदा है नहीं। CBSE वाले जब चाहेंगे कि नंबर नहीं देना है तो वो नहीं ही देंगे ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे कर्म करो और क्या, शेयर करो, चुटपुटिया दोस्तों का भला करो, उनका चैप्टर क्लियर करवाओ। चैप्टर पढ़ रहे थे क्या हम लोग, क्वेश्चंस कर रहे थे, करें कि रहने दें, करें। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ओके। पढ़ें क्या, मन नहीं कर रहा है ना तुम्हारा, बोर हो गए हो ना, कचा गए हो ना सुन सुन के। लंबी लंबी 4 बार सांस लो और फिर से चैप्टर शुरू करते हैं अपना, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है शायद ये वीडियो। ध्यान अपना कंसंट्रेशन बनाए रखो और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। अगर नहीं होता है तो हम लोग 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आगे किसी दूसरे वीडियो में कर देंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो तुम्हारे ऊपर लोड नहीं रखूँगा मैं कि तुम लोग पढ़ पढ़ के ही परेशान हो जाओ। सो टेंशन ना लो, इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। सो व्हाट रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 सितंबर। तो यहाँ पर गांधी जी ने कन्विंस कर दिया था कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनल लेवल पर शुरू किया जाए, साथ में खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट को भी एक साथ जोड़कर शुरू किया जाए, जिससे कि सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो भैया जी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झिलमिल झिलमिल, वाई बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। तो यार ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का विरोध किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को याद रखना कि यहाँ पर डिसोबे किया गया था, समझे, डिसोबे। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि कॉपरेट मत करो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह, यहाँ पर कहा गया था कि अंग्रेजों के साथ कॉपरेट तो करो ही न मत, साथ में उनके ये जो चुटपुटिया लॉज ये लोग निकाल देते हैं ना छोटे मोटे, उनको भी मत मानो, अपनी मर्जी की करो, जो सत्य है उसी के साथ रहकर अपनी मर्जी के काम करो शांति से। इसमें आगे चल के प्रॉब्लम आने लग गई थी कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ना एक प्रॉब्लम बन गया लोगों के लिए। जो लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने ब्रिटिश स्कूल वगैरह छोड़ दिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि छोड़ के भैया जाओगे कहाँ तुम, इंडियन इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं उस टाइम पर और बनने में समय लगना था। इसी वजह से बेचारों को वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में वापस आना पड़ गया। ये हुई थी प्रॉब्लम। सो यही थी प्रॉब्लम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ने की, कि अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी हम लोगों के पास, कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूशन में जा सके, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं। सो यही एक प्रॉब्लम थी और ये क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी PDF तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई पीपल स्टार्टेड बाइंग मिल्क क्लॉथ इंस्टेड ऑफ खादी। ये भी वही प्रॉब्लम है। सिविल डिसोबीडियंस इन्हीं 2-3 कारणों की वजह से फेल हुआ था कि अगर हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग उनके इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेंगे तो काम करेंगे कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूशन तब थे नहीं। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी ये प्रॉब्लम थी क्योंकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कपड़े बनाने का, सामान बनाने का, वो बहुत कमज़ोर था। इसी वजह से जो भी सामान बनता था उसका फाइनल प्राइस बहुत हाई हो जाता था, महंगा हो जाता था। अब अंग्रेज थे, उनके पास मशीनें थी, एक ही झटके में 200, 300, 400 सेट जोड़े कपड़े बना दे रहे हैं वो लोग मशीन से। इसी वजह से चीप रेट भी हो जा रहे हैं। इंडिया में बेचारा खादी क्लॉथ बनाने के लिए एक गरीब आदमी रगड़ के मेहनत कर रहा है और 1-2 कुर्ता बना पा रहा है। इसी वजह से दाम भी महंगे हो जा रहे थे। तो खादी क्लॉथ के इसी वजह से दाम महंगे थे और ये ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब मोगली बन के कच्चा पहन के तो घूमेंगे नहीं, इसी वजह से कोई ना कोई कपड़े खरीदने पड़े और सस्ते क्लॉथ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही बना पा रहे थे। इसी वजह से लोगों ने फिर से मिल क्लॉथ, अंग्रेजों के क्लॉथ खरीदना शुरू कर दिया और खादी अपना नहीं पाए।
ये भी एक प्रॉब्लम थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अनसक्सेसफुल होने की। सो खादी वॉज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, दैट्स वाई पीपल परस्यूड मिल्क क्लोथ्स। अब आते हैं व्हाट वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तुम्हारे इस वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है, इसको याद रखना। अभी लिख के दे रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसको दिमाग में रखना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था कि ब्रिटिशर्स ने यार एक कानून पास किया था कि जिसमें जितने भी फार्मर्स थे वो अपना फार्मिंग लैंड, अपना प्लांटेशन लैंड छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, उनको वापस जाने नहीं दिया जाता था उनके घर। कम वेजेस पे उन्हें वहीं पर रहकर काम करना पड़ता था, और घर जाने की बात करो तो अंग्रेज छुट्टी नहीं देते थे, और वापस अपने घर जाना बिना परमिशन के ये इलीगल कर दिया गया था। इसको अगर हम लोग लिखे साधारण भाषा में तो ऐसे लिखेंगे कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 याद कर लीजिए भैया जी, ये लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, मतलब टीचर के ऊपर एक्सप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार तेज आदमी है ये, इसको आता है। सो 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, द प्लांटेशन वर्कर्स वेर नॉट अलाउड टू लीव द टी प्लांटेशन विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के तुम लोग प्लांटेशन वाले लैंड को छोड़कर नहीं जा सकते हो, वही जियो मरो ना यार, कम वेजेस पे काम तो करवा रहे हैं तुमसे, यही अंग्रेज लोग कहते थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और हिम्मत रखो पारो, बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अवध किसान सभा को कौन हेड किया था? ये वन वर्ड के लिए पक्का आने वाला है, ये भी अपने दिमाग में बैठा लो। इसको जवाहरलाल नेहरू ने और साथ में बाबा रामचंद्र ने हेड किया था। ये दिमाग में बैठा लो कि अवध किसान सभा के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर में कि आखिर अवध किसान सभा क्यों बनाई गई थी, तो वीडियो देख लेना। वाई वॉज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर? ये भी वही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम क्यों था वर्कर्स के लिए, ये इमिग्रेशन वाला एक्ट। तो यार ये प्रॉब्लम इसी वजह से था क्योंकि बेचारे घर नहीं जा पाते थे, उनको कम वेजेस पे वहीं पर मर मर के काम करना पड़ता था, क्योंकि बिना ऑफिशियल परमिशन के वो लोग अपने घर नहीं जा सकते थे, टी गार्डन को छोड़ के वो वापस नहीं जा सकते थे, और वो परमिशन उन्हें जल्दी मिलती नहीं थी। इसी वजह से ये उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आते हैं, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922? सो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आ गई है भैया, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, तो दिमाग में बैठा लो। सो व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्योंकि कुछ इंडियंस ने मिलकर चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि ये तुम लोग तो वायलेंस कर रहे हो, मैंने तो कहा था कि नॉन वायलेंस करना है, तुम लोग वायलेंस कर रहे हो, ऐसे ये मूवमेंट कैसे चलेगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अभी हम लोग इसको नहीं शुरू करेंगे, और उन्होंने इसको विड्रॉ कर दिया, मतलब कि वापस ले लिया। सो चौरी चौरा में एक वायलेंट एक्शन होने के वजह से, जो गोरखपुर में, चौरी चौरा यार कहाँ पर है, अहमदाबाद कहाँ पर है, खेड़ा कहाँ पर है, ये जो 3-4 वर्ड तुम लोगों को सुनाई दे रहे हैं, जगह के नाम सुनाई दे रहे हैं इस चैप्टर में, इससे तुम्हारे मैप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको दिमाग में रखना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे तुम लोगों को एक प्रॉपर वीडियो ही दे दूं जिसमें हम लोग एक प्रॉपर मैप लेकर समझ लेंगे कि कौन कौन से तुम्हारे मैप की मार्किंग प्लेस हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, पूरे हिस्ट्री बुक में, पूरे ज्योग्राफी बुक में, ऐसा करके हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सो उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, अरे वही ना जो तुम लोग करते हो, सब्सक्राइब, तो अभी कर लो। कर लिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लिए हो ना, आगे बढ़े ना, ठीक है चलो आगे ही बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड इन इंडिया। साइमन कमीशन को कैसे ग्रीट किया गया था? साइमन कमीशन क्या था भैया, नहीं समझ में आया मुझे चैप्टर में, एक बार समझा दो भैया प्लीज। तो साइमन कमीशन, साइमन का एक कमीशन था, मतलब उसको लीड साइमन कर रहे थे, और इंडिया में वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का बनाने जा रहे थे, लेकिन इंडियंस उस कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी में थे ही नहीं। सारे अंग्रेज लोग मिलके एक दूसरे से बातचीत करके इंडिया के लिए लॉ बनाने जा रहे थे। इसी वजह से इंडियंस ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए स्टेशन पर ही। साइमन गो बैक, साइमन कोरोना गो, ऐसे करके नारे लगाए इन्होंने, और साइमन को बहुत शर्मिंदा किया गया, उन्हें जलील किया गया स्टेशन पर ही। बेचारे लंदन से आ रहे हैं और तुम लोग स्टेशन पर ऐसे 100 लोगों 1000 लोगों की भीड़ लेकर साइमन गो बैक के नारे लगाओगे तो साइमन को कैसा लगेगा, बेचारे को बुरा लगेगा ना। तो
ऐसा ही लगा साइमन को, और ये साइमन कमीशन आधा अधूरा ही रह गया। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorate? सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? इसको B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि इसको लाना चाहिए। उनके हिसाब से जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित हैं, जो उतने फाइनेंशियली और सोशली एक्सेप्टेड लोग नहीं हैं, उनके लिए आवाज उठाने के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरेट बनाना चाहिए, उनके अलग चुनाव हो जाएं, जिससे कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आए और उनकी बातें रखें, सामने रखें। अब यार इस पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके अलग अलग विचारधाराएं थी उस टाइम पर। अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन पॉइंट वाइज हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो सोच रहे थे कि इससे डिवाइड एंड रूल वाली जो पद्धति है, जो अंग्रेज फॉलो करते हैं, जिससे इंडिया में बीच बीच में दरारें आ जाएं, वही इससे होगा कि अगर हम लोग डिफरेंट इलेक्टोरेट बना देंगे तो इंडिया में विभाजन आ जाएगा, कम्युनिटी के बेसिस पे लोग डिवाइड हो जाएंगे, और ये अच्छा नहीं है। साथ में मुस्लिम लीडर्स उभर के आने लगे और बोलने लगे कि अरे यार हम लोगों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाओ। हिंदू मेजॉरिटी वाले स्टेट में हो सकता है कि मुस्लिम्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो। कुछ लीडर्स ऐसे सामने आने लग गए, जिसमें सर्वप्रथम नाम मोहम्मद अली जिन्ना का था। साथ में B.R. अम्बेडकर ये कह रहे थे कि इससे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो दलित्स हैं, जिनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उनको एक प्रॉपर आगे आने का, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे रखने का एक मौका मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट से। और साथ में गांधी जी ये सोच रहे थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया तो इससे हम लोग एक साथ मिलकर आज़ादी के आंदोलन में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर दलित्स अलग हो जाएंगे और एक मेजर कम्युनिटी, एक मेजर सेक्शन हमारी पॉपुलेशन का वो अलग विभाजित हो जाएगा और हम लोगों में एकता खंडित हो जाएगी, यूनिटी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन पर वो बैठ गए। और आखिर में अंबेडकर ने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर कह रहे हो आप तो मान लेता हूं मैं। उन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग भी कहा था पूना पैक्ट साइन करते वक्त कि गांधी जी मेरे बात में तो है दम, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, एक तरीके से आप इसको आगे चल के मानोगे, लेकिन क्योंकि अभी देश को आपकी जरूरत है, इसी वजह से मैं आपकी बात मान ले रहा हूं। और ये बहुत फेमस डायलॉग भी हुआ है, तुम लोग कहीं ना कहीं इसको सुने होगे। तो यार फाइनली ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात पूना पैक्ट पर आकर खत्म हुई थी। पूना पैक्ट B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के साथ हुआ था। सो यही 3 पॉइंट्स तुम लोगों को लिख देने। अगर पूना पैक्ट पर कोई बात आती है, पूना पैक्ट क्या था ये बात तो इससे सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई थी। इससे गांधी जी ने बैठकर B.R. अम्बेडकर के साथ एक पैक्ट साइन किया था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे। और पूना पैक्ट में ये भी था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको उनकी राइट मिलेगी, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें हुई थी पूना पैक्ट में। अभी इसमें भी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है नहीं और ये ज़्यादातर आता भी नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो इतना तुम लोग लिख सकते हो। सो यार ये रहे 4 पॉइंट। इसमें हम लोगों ने देखे कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जो इंडियन लीडर्स थे उनके क्या विचार थे और कांग्रेस क्या सोचती थी उस टाइम पर, गांधी जी क्या सोच रहे थे बाकी, और कैसे कैसे वहां पर पॉलिटिकल ओपिनियंस बन रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। तो ये इतना समझ में आ गया। अब यार जल्दी जल्दी में नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिफरेंस याद कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर लोग ये डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को देख के पागल हो जाते हैं कि इसको तो एग्जाम में छोड़ ही दो, इसी वजह से ये एग्जाम में आ सकता है। तो याद रख लो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रिफ्यूजल करना था गवर्नमेंट के सामानों का, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिफ्यूजल तो करना ही था, साथ में डिसोबे भी करना था कई लॉस को। दूसरी बात, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक पैसिव चेंज लाता, एक पैसिव तरीके का मूवमेंट था जिसमें धीरे धीरे चेंजेस आते, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को, डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक एक्टिव मूवमेंट था जिसमें डायरेक्टली अपोज किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के लॉज को, उनके कानून को, उनके गाइडलाइंस को, और रैलीज और प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे। तीसरा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन इंक्लूड रेजिग्नेशन एंड रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। वहीं पर सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूड बॉयकॉटिंग, प्रोटेस्ट एटसेट्रा। नॉन कॉपरेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिफ्यूज कर रहे थे, रिजाइन कर रहे थे गवर्नमेंट की जॉब से। वहीं सिविल डिसोबीडियंस में हम लोग विरोध भी कर रहे थे, रिफ्यूज भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और उनको एक्टिवली अपोज कर रहे थे। सर इसी के साथ तुम्हारे सारे 3 मार्कर्स और 5 मार्कर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो ट्रिकीएस्ट वन है
वो मैंने तुम लोगों के सॉल्व करवा दिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे, मतलब तुम्हारे लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, जैसे जैसे हालात क्लियर होंगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए एक और पार्ट आ जाएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चंस और थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से यार तुम्हारे कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं क्योंकि ये तुम्हारे लिए लंबा हो जा रहा होगा और तुम लोग भी कचा गए होगे कि यार कितना सुनना पड़ रहा है, कितना पढ़ूं मैं, इतना थोड़ी ना पढ़ता हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हारे लिए, इसी वजह से हम लोग ये 1 मार्कर वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। एक वीडियो आ जाएगा, तुम लोगों को एंड स्क्रीन में या तो दिख रहा होगा, या फिर अगर मैं आलस कर गया हूँगा या फिर मैं भूल गया हूँगा तो तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा एंड स्क्रीन में। इसी वजह से सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो आएगा तो तुम लोगों को मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो भैया यार, इतने देर से वीडियो देख रहे हो तुम, अच्छा लग रहा है तुमको, मुझे पता है। और चुटपुटे दोस्तों को तुम इसीलिए नहीं शेयर करना चाहते हो कि उनके तुमसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। नहीं यार, शेयर करो ना तुम, ऐसे फ्रेंड को, चुटपुटिया दोस्त को तो करो ही जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, जो कम से कम पास हो जाए इस वीडियो को देख के, जिसको प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी वाले वीडियोज़ को समझने में, उसको शेयर करो। अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दो जिससे कि उसका भी भला हो। जिसको शेयर करना है करो, लेकिन शेयर जरूर करो। और चीता बनो यार, इस चैनल के बारे में तुमको पता है तो चीता बनो, बता कि मुझे इस चैनल के बारे में पता है, ये गजब चैनल, तुम एक बार देखो तो सही। अरे तुम देखो तो सही मैंने कैसा चैनल खोज रखा है। अब यार इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं, जो तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया जी यार तुम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का वीडियो नहीं ला रहे हो, मुझे देखना है सेकंड एपिसोड, तो आ जाएगा यार, उसको टाइम लगता है। तुम लोग देखे ना, वो एनिमेशन सिनेमैटिक टाइप का था, बैकग्राउंड म्यूजिक भी कितने अच्छे चल रहे थे, सुन के मज़ा आ रहा था तुम लोगों को। तो वैसा बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस काफ़ी अच्छे बने, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जा रहा है, और थोड़ी आलस भी है ही तो वो भी आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, मनी एंड क्रेडिट वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है अगर तुमने अब तक नहीं देखा है तो।